वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। और आज नवरात्र का 8वां दिन है। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। नारी अब कमजोर नहीं बल्कि वह देश समाज की रक्षा भी करती है। सेना पुलिस में वह बड़े दायित्वों का निर्वाह कर रही है। वह सीमाओं पर भी तैनात है। वह लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। 26 जनवरी को वह एनसीसी की परेड करती हुई भी नजर आती है। नारी अब सबल है। वह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करती नजर आती है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब जो नारी है वो एक अलग ही तरह के जो आयाम है वो स्थापित करती हुई नजर आ रही है। चाहे बात सशस्त्र बलों की हो या फिर भारतीय सेना की हो, हर तरफ कहीं ना कहीं भारतीय नारी जो है वो छाती हुई नजर आ रही है। महिलाएं हर एक क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही है। लेकिन जो महिलाएं देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ती हैं, आगे आकर काम करती है, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करती है, वही उन्हीं महिलाओं के साथ कई बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो घट जाती है, जो नहीं घटनी चाहिए, और समाज कई बार उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करता है। ऐसी तरह तरह की चीजें हम सब के सामने आती हैं। और चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका रुख करते हैं। हमारे साथ कैप्टन आशा शिंदे अलगप्पा जुड़ चुकी हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीतू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो धर्मगुरु है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गायत्री यादव गायिका हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कुमुद दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साइबर एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। अनीता नौटियाल समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलू त्रिवेदी समाज सेविका हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रीतू सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज की नारी को अगर परिभाषित हम करते हैं, कई मायने ऐसी हैं जिसमें नारी जो है वो पुरुषों से भी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो भारतीय सेना की बात हो, सुरक्षा एजेंसियों में नारी जा रही है, सशस्त्र बल जो है वहां पर नारी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं नारी की खुद की सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देखती हैं? ओपनिंग कमेंट आपसे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, सबसे पहले तो महागौरी महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज़ नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को। और नवरात्रि का पावन पर्व, शक्ति पर्व जिसको हम कहते हैं कि शक्ति पर्व चल रहा है। और देवी और नारियों की अगर हम बात करें तो नारियां आज से नहीं, आप कह रहे हो आज से नारियां बहुत सबला बन रही हैं या बहुत क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, ऐसा नहीं है। पौराणिक काल से अगर हम देखें तो नारियां तो हमेशा ही स्वयं सिद्धा रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति रूपेण की जो देवी है उनका ही अंश नारियां हैं। नारियां अभी जो अगर हम बात करें आज की, क्यों परेशानी हो रही, क्यों उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, समस्या इस बात की है कि देखिए सारा का सारा हम जो दोष है वो सरकार पर दे देते हैं कि सरकार ने ये कानून नहीं बनाया, वो कानून नहीं बनाया। और अगर देखा जाए तो जितने कानून सरकार ने बनाए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो स्त्रियां हैं, जो गांवों में हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको उन कानूनों का पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव और अशिक्षा इसके मूल में है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनकी सुरक्षा के लिए कितने सारे कानून और नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। हर वक्त अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों की तरफ देखना ये सर्वथा गलत है। चाहे आप पुराने पौराणिक शास्त्रों को उठा लीजिए, झांसी की रानी हो, क्वीन विषपाला हो, कितने उदाहरण, यहाँ नाम की तो कोई असीमित नाम है, जब रानियों ने, बहुत सी रानियां या बहुत ज़्यादा साधारण महिलाओं ने भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं, अपनी सेनाएं तैयार की हैं और शत्रुओं को हराया है। और आज के समय क्या हो गया है कि ऐसा शुरू से ही कुछ सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है, उसके मूल में भी महिलाएं हैं। जो महिलाएं शिक्षा देती हैं पुरुषों को, हमेशा अपने, अगर बच्चा एक बेटी और एक बेटा है तो शुरू से ही जो अपब्रिंगिंग होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो एक तो सबसे पहले कदम ये उठाना चाहिए कि जो सुरक्षा के कानून हैं, अधिनियम है, उनको पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं स्थान देना चाहिए। लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं स्कूल, तभी से उनको अपने कानूनों का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है तो हमें क्या करना है। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर
नंबर है, बहुत सारे कानून हैं स्त्रियों के साथ, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियों तक को नहीं पता है। तो ये बड़ी विडंबना है और यही मुझे लगता है मूल कारण है इसमें, असुरक्षा में। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपने परिभाषित किया है, एक शब्द है नारी, उसको किस तरीके से। और देखिए नवरात्र के दिन चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, नारी है, उनके बारे में बात करना एक अलग ही तरह की जो खास महत्व वो कहीं ना कहीं उजागर करता है। कैप्टन आशा शिंदे जी, आपके पास में आऊँगी, क्योंकि देखिए आप तो रक्षा विशेषज्ञ रही हैं, साथ ही किस तरीके से देखती हैं, एक तरफ नारी जो है, आप खुद भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नारी को खुद सुरक्षा की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बहुत से केस हैं जो हम सबके सामने आए हैं। हाल ही में कोलकाता में जो है वो भी हम सब ने देखा, और कोलकाता ही क्यों, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर रोज़ ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी जो हम सब लोग देख भी नहीं पाते होंगे, सुन भी नहीं पाते होंगे। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जाऊंगी। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वो है, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ फौज के अंदर। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी दोनों फौज के अंदर अधिकारी ओहदे पे काम कर चुके हैं। मेरे पति स्वयं अभी अधिकारी ओहदे पे काम कर रहे हैं और मैंने 10 साल इंडियन आर्मी में नौकरी की है। और जिसका मेरा मुद्दा रहा है बचपन से लेकर अभी तक, जो मैंने सपने देखे थे, वो 3 सपने थे मेरे। पहला था कि बॉम्ब बनाना सीखना। ये एक ऐसा सपना था जो जनरली लड़के लोग भी देखते नहीं है, बट बचपन में कहीं खून में उतर चुका था अपने पिताजी को वर्दी डालते हुए कि मुझे बॉम्ब बनाना सीखना है। और दूसरा था पैराशूट जंप करना, और तीसरा था यूनिफॉर्म पहनना और यूनिफॉर्म वाले से ही शादी करना। सो मैं आज जब आपके स्क्रीन पे हूं तो ये बोल सकती हूँ कि मेरे ये तीनों सपने पूरे हो गए हैं, जिसको पूरा करने के लिए मेरे माँ बाप ने तो साथ दिया ही, बट कुछ कारमा भी ऐसा बना कि उसने भी मुझे हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया, क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की शक्ति थी। अगर आप कमजोर हो कहीं तो आपको समाज कमजोर नजर से देखता है, अगर आप जिद्दी हो तो समाज आपके जिद का पहाड़ खड़ा करता है जो आपको खुद स्वयं तोड़ना पड़ता है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने जिद की है और मैं जिद के ऊपर अपनी मंजिलें हासिल करती गई हूँ। तो ये मुझे बहुत पूरे गर्व से कहने का मन करता है कि अगर आप सपने देखोगे तो दुनिया आपके साथ रहेगी। तो जरूर देखिएगा, रुकिएगा मत। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि 3 सपने जो आपने देखे, किस तरीके से आपने उन सपनों को पूरा किया, उन सपनों को पूरा करने की कहीं ना कहीं लालसा थी आपके अंदर, कहीं ना कहीं जो जिद थी उसको कहीं ना कहीं आपने पूरा किया और आज आप उस मकाम पे हैं अभी फिलहाल। गायत्री यादव जी, देखिए जिस तरीके से तमाम तरह की तस्वीरें हैं जो हम आजकल देखते हैं, तमाम तरह की खबरें हैं जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, नारी किस तरीके से हर एक क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ा रही है, और जिस तरीके से ऋतु जी ने कहा कि ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, सिर्फ जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई युग के साथ दिखाई दे रही है। आप इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल, मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जो इसमें सबसे अहम रोल है ना, वो माँ पापा का है। जो अगर मम्मी पापा जो हैं हमारी जैसे अपब्रिंगिंग करेंगे, हमें जैसे शुरू से बताया जाएगा ना, हम बाद में वैसा ही करते हैं। बच्चों को, मुझे लगता है मेरे पिताजी थे ना, वो उनका कहना था, मतलब मेरे घर में मुझे, कि मेरी बेटी जो है वो रिवॉल्वर लेकर के चलेगी। उनका कहना था कि जो भी करना है तुम 1 नंबर में होनी चाहिए, 2nd नंबर मंजूर नहीं है। और उसके लिए उनका ये भी कहना था कि मुझे नहीं मालूम है, तुम फांसी चढ़ जाना मुझे मंजूर होगा, लेकिन हर काम तुमको 1 नंबर में करना है, कैसे भी करके। और उसके लिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। अगर तुम आर्मी में जाती हो, तुम फौज में जाती हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम शहीद होकर के आओ अपने देश के लिए। मतलब इतना ज्यादा एक बेटी के अंदर भर देना कि तुम कुछ भी करो लेकिन नंबर 1 होना चाहिए तुमको। मुझे मैं बता रही हूँ कि मेरा जो भाई है, मुझसे छोटा है, वो पास हो गया ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन तुम क्लास में फर्स्ट आई हो कि नहीं हो, ये बड़ा वो था कि नहीं भैया फर्स्ट आना है कुछ भी करके। और अगर माँ बाप यहाँ तक सोचने लगेंगे या समझाने लगेंगे बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के जो भी बच्चे होंगे उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमें ना शुरू में ही बता दिया जाता है कि मैं लड़की हूँ, मुझे दब के रहना है, ये आदमी है इनसे मुझे दब के रहना है, इनके सामने मुझे ऐसे दुपट्टा लगा करके आना है, मुझे मतलब एक सही तरीके से बात करनी है, एक लहजे में रहना है। क्यों रहना है? मैं तो ये कहती हूँ क्यों रहना है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हाँ, अपनी नजर, अपनी शर्म, अपनी हया अपनी जगह है, लेकिन जब लगे लड़की को कि नहीं ये करना चाहिए तभी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
और जरूरी नहीं है, आप देख रहे हैं ना कि जिन चीजों को लेकर के हम बहुत दबाते हैं अपने बच्चों को कि तुम ये मत करो, बच्चे वही करते हैं। बिल्कुल सही बच्चों को फ्रीडम कहा। दीजिए, उनको खुद समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम अपने बच्चे को भेजते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए तो उस पे फोर्स डालते हैं कि तुम जाना तो ये मत करना, ऐसे मत करना। जब आप फोर्स करेंगे ना, उसके माइंड में ये चीजें आ जाती हैं कि अच्छा ये गलत काम है, आप बता ही क्यों रहे हैं कि तुम ये मत करो। उनको ये बताइए कि बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा करके आओगे। वो बच्चा कभी गलत नहीं कर सकता है। और आने वाले जो भी केसेज जो हो रहे हैं उसमें इससे काफी सुधार हो सकता है। आप बच्चों को स्ट्रांग बनाइए। आप ये कहिए कि तुम किसी से दब नहीं सकती हो। तुम कौन बोला तुम लड़की हो? मैं तो अपने माँ बाप का बेटा हूँ, मैं लड़की हुई नहीं। ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। तो जब मैं लड़की नहीं हूँ तो मैं कैसे दब सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं तो ना मुझे कहीं जी 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 बोलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी को और सुधार हम लोग सकते हैं, जो नई जनरेशन है वो सुधार सकती है, क्योंकि उनके माँ बाप ने अगर 50% छूट दी है तो आने वाली जनरेशन से मैं ये चाहूंगी वो 90% 100% कोशिश करें कि अपने बच्चों को छूट दें, आजादी दें, वो जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि लड़का लड़की जो एक बराबर वाला हम ये तमगा लगा के रखे ना कि दोनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर आप जाकर के सामने से देखेंगे, फील्ड में वर्क करेंगे, चाहे गांव में आप देखेंगे, तो अभी भी लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि तुमको चूल्हा चौका करना है, यही तुम्हारा काम है। उससे बाहर निकालिए। काम ये दोनों का भी हो सकता है और किसी का भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल अगर लड़की रोटी बना बिल्कुल सकती है गायत्री तो यादव जग जी, सही दिमागी कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जो पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहला जो सपोर्ट एक महिला को, एक बच्चे को जो मिलता है वो पेरेंट्स का ही होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि इमोशनली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बाहर हम निकलते हैं तो कई तरह की चीज़ें समाज में देखने को मिलती है, लेकिन अगर घर में आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट मिल रहा है तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट कुमुद दुबे जी भी लगातार बनी हुई है। कुमुद जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत की जा रही है, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपने कई तरह की चीज़ें देखी होंगी। सुरक्षा की बात है नारी की, और नारी खुद सुरक्षा में है। नारी का समाज में अपना एक अलग मान है, और जो ताकत है नारी की वो भी कहीं ना कहीं अब समाज में प्रदर्शित होती हुई नजर आ रही है। इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, नारियों के खिलाफ जो भी जुल्म हुए थे या होते रहे हैं, घर पे मारपीट से लेकर दहेज से लेकर जला देने से लेकर, वो सब तो अभी शायद है या हमें दिखाई ज्यादा नहीं देते। बट अभी जो ज्यादा उनके साथ प्रताड़ना जो जहां हो रही है, जहां पर उनको एक्चुअली ट्रबल, इमोशनली ट्रॉमा दिया जा रहा है, वो अब आ गया है आपके एक छोटे से डिवाइस मोबाइल में। बिल्कुल। अब इतनी प्रताड़ना आपको की जा सकती है, वो एक आपके डिवाइस से, आपके फोन से, आपके अगेंस्ट वो सब किया जा सकता है जो पहले शायद फिजिकली होता था। अब आपको सिर्फ दूर से ही डराया, धमकाया, मारा, वॉयलेंस, मतलब वो ठीक है फिजिकली नहीं सही, बट वो इतना आपको ट्रॉमेटिक कर देगा कि आप उसी से घबरा कर मतलब कुछ भी गलत स्टेप ले लेती हैं। तो मैं जो यहाँ पर जब हम उनको सशस्त्र, हम जब उनको शक्ति, रूपेण और ये सब बोल रहे हैं महिलाओं को, तो मेरा सबसे पहला कहना, सबसे जरूरी जो उनके लिए एक सुझाव रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इस फोन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझबूझ से, बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये आपके आगे बढ़ने के काम आ सके, आपको पीछे खींचने के लिए ना ले जा सके। तो अलग अलग तरह के, जितने तरह के आपको साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, क्लोनिंग, किसी भी तरह के पोर्नोग्राफिक, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे आपको बच के रहने का आज की डेट में ना केवल मतलब आपको फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही है, वो एस्पेक्ट तो वो हम कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, बट उसके साथ साथ आपको बहुत साइबर अवेयर होना है। आपको अपने आप को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि आपका ये छोटा सा डिवाइस कहीं आपके लिए बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई तरह की चीज़ें हैं
जो आसान तो बन चुकी है, लेकिन कई तरह की चीज़ें ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है समाज में, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। अनीता नौटियाल जी, आपके पास में आती हूँ, क्योंकि देखिए समाज सेवी हैं आप और महिलाओं के लिए भी काम करती हैं और भी कई तरह की चीज़ें आपने की हैं और आगे भी आप कर रही हैं। क्या लगता है समाज में एक नारी को किस तरीके से सम्मान मिल रहा है और क्या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? हाँ जी, नमस्कार। आप सभी को मेरा नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि समाज में बहुत कार्य करने पर और एक शिक्षा के क्षेत्र में रहने के कारण जो है मैं बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील हूँ। और सभी स्कूलों में जैसे साइबर क्राइम्स के ऊपर मैंने बहुत जागरूकता जो है प्रोग्राम्स एनवायरनमेंट को लेकर और इसको लेकर बताए गए हैं और उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो है उन्हें नियम बताए गए हैं। और इसमें उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है बहुत मदद करती है। साथ में पुलिस ऑफिसर हमारे साथ आते हैं और हम 1 घंटे की वर्कशॉप लेते हैं जिसमें साइबर क्राइम्स किस प्रकार से हो रहे हैं, किस प्रकार से हमें फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहिए, यदि कोई क्राइम होता है तो उसको किस तरह से इमीडिएटली आपको किस फ़ोन नंबर में जाकर जो है आपको जो है बातचीत करके अपना जो है कंप्लेन लिखानी चाहिए। उससे बच्चों को, क्योंकि आजकल 10वीं क्लास के बच्चे, 11वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चों के पास फ़ोन के बिना काम नहीं चलता, लेकिन फ़ोन सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस प्रोग्राम में हम ये बताते हैं कि औरतों को सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना ज़रूरी है एक, और उन्हें बताना है कि आज जो औरत है वही पुरुषों को जन्म देती है, सृष्टि का निर्माण करने वाली भी औरत ही है। औरत के अंदर सब प्रकार के जो है रूप देखे जा सकते हैं। आप प्रेम से रहोगे तो प्रेम मिलेगा, और यदि आप जो है अत्याचार करते तो उसका जवाब देने के लिए हमें उन्हें खड़ा करना है। और हमें बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे शर्म के कारण छुपा देते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और कुछ परिवार के सदस्य ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी लड़की की बात जो है समाज तक लाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उस बच्चे के अंदर कितना जो है डिप्रेशन पहुंच गया है, और उसे जो है उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमें समाज से खुद लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आपको हमें मिली, यदि हम विनम्रता से जो है कहते हैं कि हमारे भारत को छोड़ दीजिए, तो क्या हमें स्वतंत्रता मिलती? कभी नहीं मिलती। तो हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी है और हमने स्वतंत्रता ली है, तो हमें उसी प्रकार से हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। तो यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे जो है, घर से अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऑटो में जाते हैं तो ऑटो का नंबर पता होना चाहिए और ड्राइवर कौन है उसका पता होना चाहिए। कार में जाते हैं, कैब में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। कभी बिल्कुल, जिस तरीके से गायत्री देवी जी ने कहा था कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने उसी बात को किसी और तरीके से पेश किया कि किस तरीके से जो आजकल बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको जो मेंटली सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नीलू जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं। डॉक्टर नीलू जी, एक तरफ देश की बेटी सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती हो रही है और देश की रक्षा कर रही है, दूसरी तरफ उसी बेटी को सुरक्षा की जरूरत है। किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देखिए कई तरह के केस हैं जो हम सब ने देखे, हम सब के सामने खबरों में हम रोज पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में एक तरफ देश की बेटी सुरक्षा कर रही है और दूसरी तरफ देश की बेटी को ही सुरक्षा चाहिए। जी, सबसे पहले तो नेटवर्क 10 के सभी सदस्यों को नौ दुर्गा पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। नौ कल्पना, नौ ज्योत्सना, नौ शक्ति, नौ आराधना, ये महादुर्गा के लिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसको दोहराते हैं। ये कथन ही नहीं है, ये वास्तविकता भी है।
और हम आज जिन भी महिलाओं को सशक्त होते हुए देख रहे हैं तो देख पाते हैं कि वो इन्हीं आयामों के आधार पर सशक्तिकरण का परचम लहरा रही हैं। रही अपराध की बात, तो अपराध जो अपराधी है ना, कभी भी कोई भी अपराध अलार्म नहीं देता, साइन नहीं देता कि मैं आ रहा हूँ, आप सचेत रहिए। बिल्कुल। भारत के अनेक क्षेत्रों में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो दिल दहला देती हैं, और फिर उसे देखने के बाद हमारे घर में जो अपनी बच्ची है उसके प्रति हम असहज हो जाते हैं और लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे वो जो घटना है हमारे मस्तिष्क पटल से धूमिल होती है और हम फिर अपने जीवन में सुचारू रूप से अपना जीवन जीने लगते हैं। इन सब के पीछे जो मुझे लगता है कि यदि हम एक स्वस्थ परिचर्चा का कार्यक्रम अपने परिवार में, विद्यालय में, हर एक कक्षा में शुरू करेंगे तो जो बच्चियां हैं ना, जो बचपन से ही कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ सिखा दी जाती है कि तुम बेटी हो, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, दुपट्टा ऐसे लेना है, लोगों के सामने ऐसे खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है, अपनी आवाज़ को दबा देना है। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं और एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, तो इन घटनाओं को आप देखते होंगे कि कोई भी घटना एक बारगी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका जन्म बहुत पहले हो चुका होता है और उस पर सही समय पर अंकुश न लगाने की वजह से वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि हम अपनी बच्चियों को अपने परिवार में, विद्यालयों के माध्यम से एक स्वस्थ परिचर्चा का कार्यक्रम दें, उसमें जोड़ें, जिससे छोटी छोटी घटनाओं पर वो खुलकर बात कर सकें। जी। मैं कैंसर के लिए काम करती हूँ, मेरी अपनी संस्था है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन, और मेरा जो अनुभव रहा है कि मैं जब भी स्वास्थ्य के लिए कार्य करती हूँ या जब भी मेरे सेशन होते हैं तो सेशन पे हेल्थ से ज़्यादा बेटियाँ इस बारे में बात करना पसंद करती हैं कि मैम मेरे साथ ये घटना है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके घर में उनके गार्जियंस उनकी बात है कि नारी किस तरीके से सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो वहीं किस तरीके से जो देश की बेटी है, नारी है, उसी सुरक्षा की जरूरत महसूस हो रही है। रितु सिंह जी, आपसे मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने एक बात का इजहार किया था, जागरूकता को लेकर आपने कहा कि कानून है लेकिन जो जागरूकता है उसका कहीं ना कहीं अभाव है। तो जागरूकता किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं को आगे ला सकते हैं, और ये जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनको उनके बारे में अवगत करवा सकते हैं? हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि उस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, एक बच्ची के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो देखो 3 चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो वो बच्ची ये सोचती है कि अगर मैं कंप्लेन करवाती हूँ तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। दूसरा, अब उनके मन में ये समस्या होती है, उनकी चिंता का कारण कि अगर हम किसी वकील को, इवन कोई गरीब बच्चा है जो नहीं अफोर्ड कर सकते एक पैसे वाला वकील, उनको ये दूसरी चिंता होती है कि भाई हम फीस कहाँ से देंगे। तीसरी, उनको ये चिंता होती है कि जैसे अगर हम आ भी जाते हैं तो हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्योंकि जागरूकता का अभाव है, सीधे सीधे आईपीसी की धारा में ये लिखा हुआ है कि बिना किसी भी महिला की पहचान उनको डिस्क्लोज किए बिना वो कंप्लेन कर सकती है, उनका कहीं नाम नहीं आता। दूसरी बात, देखो वेबसाइट ऐसी है, फ्री की है, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, ऐसी वेबसाइट है कि आप नहीं जाना चाहते हैं, कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो भी आप घर बैठे वर्चुअल, जैसे कि अभी हमारी बता रही थी साइबर की जो थी मैम, कि आप वर्चुअल जो हमारे पास मोबाइल है, जो डिवाइस, उसका जो नुकसान है वो तो हमें पता है, लेकिन उसके फ़ायदे भी बड़े अनगिनत हैं। आप घर से बैठे बैठे कंप्लेन करा सकते हैं, ठीक है। महिला आयोग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि उसके टोल फ्री नंबर है, वहाँ आप निःशुल्क अपनी कंप्लेन करते हैं। ये तो हो गई देखो लड़कियों की बात। दूसरी एक और समस्या है, हर लड़की के पास एक समस्या है। देखो, एक ज्योतिष होने के नाते मुझे पता है बहुत बच्चियाँ आती हैं कि आप की इच्छा न होते हुए भी कोई लड़का बार बार आपको स्टॉक कर रहा है, बार बार आपके पीछे पड़ रहा है, आपने मना कर दिया कि भाई मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना। ये बच्चियों को जानकारी नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप इसके खिलाफ भी, वो पूछती है कि इसके खिलाफ भी कंप्लेन होती है, तो उन्हें नहीं पता कि ये भी एक क्राइम है और इसके खिलाफ भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम का उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। इवन हम अपने जैसी पढ़ी लिखी जो हमारे साथ की, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो बेचारे जो गांव की औरतें, उनको तो आप छोड़िए, बहुत अच्छी एजुकेटेड महिलाओं को भी जानकारी नहीं है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 27 के तहत
उनका स्त्री धन पर कोई भी किसी और का अधिकार नहीं है। वो मेंटेनेंस के लिए कंप्लेन कर सकती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ जा सकती है। ये सारा कुछ है, सरकार ने बहुत फैसिलिटी, बहुत सारे कानून हैं और निरंतर अमेंडमेंट होता रहता है। ऐसा भी नहीं है, अभी 3 महीने पहले कानून चेंज हुए हैं, 3 कानून जो बहुत बड़े चेंज हुए हैं, मगर लोगों को नहीं पता। तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि आप बच्चियों को इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस सब पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले कानूनी शिक्षा दीजिए, क्योंकि अब स्थिति बहुत बहुत खराब हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है और इनकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है कि उनकी मदर को या उनकी सिस्टर को या उनको खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो पाठ्यक्रम में, स्कूली शिक्षा में इसको लागू करवाना चाहिए। इसके लिए हम महिलाओं को कोई कदम उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्कूली शिक्षा अगर जरूरी है तो समाज में किस तरीके से अवेयर रहना है महिलाओं को और बच्चियों को, वो भी बेहद जरूरी है। देखिए कुमुद दुबे जी, साइबर एक्सपर्ट हैं आप और ऐसे में साइबर क्राइम की यहाँ पर बात हो रही है। जिस तरीके से रितु सिंह जी ने भी कहा कि स्टॉकिंग जो हो रही है, किस तरीके से, चाहे वो आपको कोई फिजिकली पीछा कराओ या फिर अगर आपको कोई सोशल साइट पे स्टॉक कराओ, तो किस तरीके से जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, ये जो मेंटल ट्रॉमा उन्हें होता है उससे बाहर निकल सकती हैं, और क्या कुछ कंप्लेंट है, किस तरीके से वो जागरूक, अवेयर हो सकती है इस बारे में? देखिए, बहुत ही इजी हेल्पलाइन वैसे दी गई है, 1930 पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई भी लड़का आपको आपकी चाहत के बिना सोशल मीडिया, फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, चाहे किसी भी मीडिया के थ्रू वो अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें मगर एक बहुत बड़ा कैच ये आ जाता है कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो बहुत बार इनफैक्ट जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, हम लोग वो खुद ही नहीं जानते कि इस कंप्लेंट के लिए उनको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। बिल्कुल, सबसे पहला काम पुलिस कर्मियों को क्या करना है। तो हमारी एक संस्था है रूट 64, जिसके थ्रू हम एनफोर्समेंट जो पीपल हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो थाने में बैठे जरूर हैं पर वो साइबर जानते नहीं है, वो साइबर के बारे में खुद मतलब अवेयर नहीं है, तो हमारी संस्था अपार्ट फ्रॉम मतलब विमेन को एजुकेट करना, वो तो एक एस्पेक्ट है ही है, बट उसके साथ साथ हमें पुलिस कर्मियों को भी जागरूक करना है, उनको भी अवेयर करना है कि आपके पास अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको फॉलो अप कैसे करेंगे और उस अपराधी तक पहुंचेंगे कैसे, उस साइबर स्टॉकर तक आप किस तरह पहुंच सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस, उसके लिंक, उसके क्या क्या, किस तरह मतलब क्या क्या आप टूल्स, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं ताकि आप उस अपराधी को सामने लेकर आए। जितनी जल्दी हम उन अपराधियों को सामने ले लेकर जेल में या जैसी भी कोई सजा अगर हम देंगे तो उससे एक मनोबल अपने आप ही नारी का बढ़ता है। उसे पता है कि अगर उसने कंप्लेन कर दी और उस चीज का सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो अगली बार कंप्लेन करने में भी डरेगी, और दूसरी बात कि जब तक वो सॉल्व नहीं होगा उसके मन में वो हमेशा डर बैठा रहेगा कि अपराधी अभी भी लूज है और उसके अगेंस्ट कुछ भी किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारा क्राइम है, हेल्पलाइन सिर्फ एक है, परंतु मतलब मेरा ऐसा मानना है बहुत जरूरी कि हमें पुलिस कर्मियों को जागरूक करना है, उनको अवेयर करना है कि आपको इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अवेयरनेस की जो कमी है उसको लेकर हम और भी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स है वो चला सकते हैं, या फिर आपने बताया जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्हें किसी ना किसी तरीके से सबको अवेयर करना चाहिए कि ये कानून बने हुए हैं, आप इन कानून के तहत इस तरीके से कंप्लेन कर सकती हैं और इस तरीके से जो अपराधी है उसे सज़ा मिल सकती है। आशा शिंदे जी, क्योंकि देखिए फिजिकल अब्यूज़ जो किया जाता है विमेन को, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, साथ ही कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन भी हम लोग देखते हैं जो सामने आते हैं, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आती। जिस तरीके से रितु सिंह जी ने भी कहा कि पहचान छुपाने की कोशिश जो की जाती है, अब कहीं ना कहीं वो डर या तो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स को ये डर है कि समाज में जाकर क्या कहेंगे, या फिर बच्ची या फिर जो महिला है उसको भी यही डर है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। इस धारणा से कहीं ना कहीं कितना ऊपर उठना अभी जरूरी है? आशा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपके आवाज जी। यस जी मैम। सो इस धारणा से बाहर निकलने के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जी। पहला है पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल डेवलपमेंट और चौथा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो फैमिली जब हमें सपोर्ट करती है घर के अंदर तो हम घर के दायरों में ये चारों खाने में
सशक्त होते हैं। और उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और अपने लिविंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, तब भी हमें इन चारों दायरों के अंदर की सुरक्षा मिलती है। बट हम कहाँ पे गलत हो जाते हैं, वहां पे है कि हम अपनी धारणाओं को लेकर के चलते हैं। जरूरी ये है कि हम अपनी धारणाओं के साथ सामाजिक जो बदलाव हो रहा है उसको भी नजरअंदाज ना करें, उसको भी अपने साथ अमल करते हुए चले आगे, ताकि हमको पता रहे कि आज क्या पॉलिसी है, क्या पुलिस सपोर्ट है और क्या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारी चीजें मेरे नॉलेज के साथ आगे बढ़ती है तो मैं पूरी तरह से सशक्त हो सकती हूँ और अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल पॉश है। पॉश इज वन अथॉरिटी जिसके ऊपर औरत को किसी ने एक गलत कमेंट भी दे दिया तो उसके ऊपर भी कंप्लेन की जा सकती है, जो वर्किंग एरिया में लागू होता है, सोशल एरिया में लागू होता है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, मैं बस से घर वापस आ रही हूँ, लेकिन मेरे कुलीग ने मुझे बस में चलते हुए कुछ बोल दिया, उसके ऊपर भी क्राइम का दायरा किया जा सकता है। तो ये जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज है जो स्प्रेड होना चाहिए, जो हर एक सीमाओं पे और हर एक लेवल के ऊपर इसका एजुकेशन चारों दायरे के बारे में देते रहना चाहिए, ताकि एक महिला खुद तो सशक्त हो ही, और उसके बाद पुरुष जाति, माता पिता, हमारा समाज भी इन सारे के सारे एरिया से अवगत हो और इनके नॉलेज से अवगत हो। इसीलिए इसकी ट्रेनिंग सबको टाइमली मिलती रहनी चाहिए और इसके ऊपर एक्टिविटीज हमेशा होती रहनी चाहिए। समाज को बदलना है तो सबको मिलके बदलना है, केवल लड़कियों के माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबकी एज अ इंडिविजुअल सदस्य ऑफ समाज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट पॉश अप्लाई कर सकता है, बसेस के अंदर कैमरेज लग सकते हैं, बाकी सारी चीजें कवर की जा सकती है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि हम पूरे समाज को एज अ ओवरऑल डेवलपमेंट करके चलें और वहां पे इसका बेनिफिट मिल सकता है सर। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग। बिल्कुल, 4 पॉइंट में आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम समाज में जागरूकता बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप खुलकर सामने आइए, उसे छुपाइए मत, क्योंकि अगर आप छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसके हौसले उससे बुलंद होते हैं। गायत्री यादव जी, क्योंकि देखिए आपसे ये सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आप इस क्षेत्र में हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ फेस की है, वर्क प्लेस हो या फिर कहीं और भी कोई एक्सप्लॉयटेशन हो, और अगर आपने की है तो आप किस तरीके से उससे उभरी हैं, और अब जो न्यू जनरेशन है उसको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि खुद को किस तरीके से स्टैब्लिश्ड करें? देखिए मैम, एक्चुअली सिर्फ मेरे फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में है। बिल्कुल, आप जिस भी फील्ड में कॉर्पोरेट में जाइए, शिक्षा, यहाँ तक कि एक शिक्षिका जो हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको जबरदस्ती, मान लीजिए जैसे कोई कॉपी पकड़ा रहा है तो कोशिश करता है कि हाथ टच हो जाए, मुझे नहीं मालूम कि उससे उस इंसान को क्या ही मिल जाता है। बिल्कुल, मेरे फील्ड में ऐसा है कि जब हम स्टेज परफॉर्म करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि जो वो हमें इनाम दे रहे हैं वो अपने हाथों से दें, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलती हूँ सीधे सीधे कि ठीक है, नमस्कार, ये जगह है, यहाँ पे आप रख दीजिए और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इसके काबिल समझा या दिया। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उन्हें अपना हाथ टच करने दूं या ना करने दूं। लेकिन कई सारे ऐसे फील्ड हैं मैम जिसमें कि इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, इतना बर्डन है कि लोग ना चाहते हुए भी महिलाएं कुछ नहीं बोल पाती हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ बर्डन है बैकग्राउंड, फैमिली। अगर हम खूब पढ़ लिख करके अगर एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वहां पे लड़कियां अपने माँ बाप को नहीं बोल पाती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसका एक मेन कारण ये है कि वो ये सोचती है कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। दूसरी चीज है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, उसके बाद अगर मैं छोड़ करके इस जॉब को चली जाती हूँ तो उस समाज, जो सो कॉल्ड समाज है, वो सो कॉल्ड समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या कहेगा। लेकिन एक चीज जानती है मैम, हम कितना भी अच्छा कर लें या कितना भी बुरा कर लें, समाज जरूर बोलेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको नहीं बोलेगा। मेरा एजुकेशन है कि मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी में, मेरा बीएड भी क्लियर है, लेकिन जब मैंने गायकी को चुना, इस क्षेत्र को चुना, और मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं अच्छी चीजें दे सकूं, आने वाली जो मेरी जनरेशन है उनको पता हो कि हमारा संस्कृति क्या है, कितनी विधाएं हैं हमारे पास, उन चीजों को करने के लिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। लेकिन जो हमारा समाज है उन्होंने क्या बोला कि जब नाचना गाना ही था तो इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत। बिल्कुल, बिल्कुल, ये उनका पहली लाइन थी। और
आज मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि ये उनके मुंह पे मैंने तमाचा मारा है कि आज वो लोग बोलते हैं कि गायत्री यादव मेरे घर की बेटी है, मेरी भतीजी है। उस मुकाम को मैंने मतलब पाया है एक तरीके से, और मैं कोशिश कर रही हूँ और भी अच्छा करने की। मैं भोजपुरी लोक गायिका हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि भोजपुरी में डबल मीनिंग्स गाने मैं ना गाऊं, मैंने आज तक नहीं गाए हैं। और चीजों को जो ऐसी चीजों को मैं परोसूं जो आप अपने पूरे परिवार के साथ सुन सके, देख सके। तो मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का स्टैंड होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सामने वाला मुझे बिल्कुल छुए गायत्री ये जी। मैं डिसाइड कर सकती हूँ, वो नहीं बिल्कुल। डिसाइड कर सकता। तो कोई ऐसा गीत हो जो आप महिलाओं के लिए प्रस्तुत करना चाहती हो इस वक्त, कोई भी 2 पंक्ति? हाँ, बिल्कुल। मैम ने एक बात कही थी दहेज को लेकर के हाँ जी। कि दहेज बहुत ज्यादा है अभी भी, और मैं चाहूंगी कि इससे थोड़ा तो छुटकारा मिले। मैंने एक गीत रील्स में मैंने गाया था, जी। और उसको लेकर के पुरुष प्रधान जो लोग हैं उन्होंने काफी मुझे टोंट मारा। एक गाना है कि रोटी भात पकाई बुनाही माँ जब बरतनवा, रोटी भात पकाई बुनाही माँ जब बरतनवा, दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजनवा, दहेज दे के किनले बानी कि 3 लाख नगद रुपया शादी से पहले दिहल बा, नाच बजा समियाना के ना एक पैसा भी लिहल बा, पपे हमर दिहले आवे जाए के साधनवा, दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजनवा, दहेज दे के किनले बानी। तो एक तरीके से ना लोग बेच ही तो दे रहे हैं, सौदा कर दे रहे हैं कि इनकी अगर ये एक आईएएस ऑफिसर है तो इनकी कीमत इतनी है, ये अगर पुलिसमैन है तो इनकी कीमत इतनी है। हमें लगता है कि बेटियों को आप इतना पढ़ाइए, बेटों के बराबर एक जैसे दोनों एक पद पे हों, ऐसा रिश्ता करिए आप जिससे ना उनको कुछ देने की जरूरत पड़े ना आपको कुछ देने की जरूरत पड़े। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ये बात बताती हूँ कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक हों, लोग आए इसमें कि लोग बिना दहेज की शादी करें। बिल्कुल गायत्री जी, बहुत ही सुंदर गीत, आपने जो गीत की पंक्तियां वो आपने प्रस्तुत की। अनीता नौटियाल जी, देखिए बात अगर यहाँ पर माता पिता की हो तो हम मानते हैं कि माता पिता को एक ऐसा बैकग्राउंड हमें देना चाहिए जिससे हम किस तरीके से समाज को खुद प्रदर्शित कर सके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ महिला की बात करी तो महिला को किस तरीके से चीज़ें उसके आसपास हो रही है वो टेकल करनी चाहिए, और क्या कुछ वो फ्रीडम खुद के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट करनी चाहिए ताकि कोई भी आंख उठाकर ना देख सके, या फिर जो जिस तरीके की ये खबरें हम पढ़ रहे हैं उस तरीके की खबरों का हमें सामना ना करना पड़ सके। अनीता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ, आपने मेरा सवाल सुना? आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। हाँ, अधूरा सुना लेकिन मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाएं जो है कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वह शादी में जाएं, चाहे वह किसी के घर जाएं या फ्लैट में जाएं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना ज़रूरी है, और बच्चों को इसकी जागरूकता के द्वारा हमें बताना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, अगर हमारा बच्चा कहीं लिफ्ट में जा रहा है और समझो कि रात के समय जा रहा है, और उसे हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर लिफ्ट में कोई अनजान व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसके लिए आपको सुरक्षा कदम यही है कि लिफ्ट के सारे बटन दबा दीजिए। अगर मान के चलो कि चौथे फ्लोर में जाना है या 12वें फ्लोर में जाना है तो उसके नीचे के जितने भी फ्लोर होंगे हम उसको दबा देंगे, तो वो जो है हर फ्लोर में आपकी जो है लिफ्ट रुक कर जाएगी, तो इंसान जो है अपने आप को सुरक्षित समझेगा। उसी तरह से यदि कहीं लगता है कि अनजान रास्ते में जो है गाड़ी जो है ड्राइवर लेके जा रहा है, तो उस समय भी हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमें किस प्रकार से जो है अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें जो है फ़ोन करना चाहिए, हमें कुछ नहीं हो, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें ड्राइवर का कॉलर पकड़ के अपने हाथों से खींच लेना चाहिए, और जो है हमें चिल्लाना चाहिए, आवाज़ करनी चाहिए, और इस तरह से भीड़ वाले जगह में गाड़ी रुक जाएगी और अपने बचाव के लिए जो है एक नारी जो है कदम उठा सकती है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
और मैं ये कहूँगी हर महिलाओं के लिए कि जीवन में कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, जब तक हार ठीक उससे है। हार नहीं मान जाती। तो इस तरह के छोटे छोटे कदम हमें उठाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कई ऐसी चीजें आपने सुरक्षा मानकों के तहत बताई है कि जो छोटे छोटे कदमों से हम किस तरीके से एक बड़ी लड़ाई जो है वो जीत सकते हैं और खुद को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर नीलू त्रिवेदी जी, देखिए आज की जो नारी है या फिर जो न्यू जनरेशन हम सब के सामने आ रही है, उसको क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि किस तरीके से समाज में खुद को स्थापित करना है, अपनी जो ताकत है उसको दिखाना है और ताकत के साथ साथ खुद को सुरक्षित भी रखना है? जी, आज के परिवेश में मैं देख रही हूँ आधुनिकता की ओर में हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत तेजी से भागती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इस आधुनिकता की दौड़ में सुरक्षा का जो भाव है उसका अभाव होता जा रहा है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं चाहूँगी कि वो उनको संदेश देना चाहूँगी कि वो जो हमारी गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है 1090 181, इन चीज़ों को ध्यान में रखें और किसी भी ऐसी घटना का शिकार ना बने, और साथ ही सचेत रहें और अपनी माताओं के प्रति उनके अंदर उदारता होनी चाहिए। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसको छुपाने का बिल्कुल प्रयास ना करें, घर में छोटी चीज़ों को भी शेयर करें ताकि कोई बड़ी घटना का जो है वो अवसर उन्हें ना मिल पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो नारी जो है वो छुपाती हुई नज़र आती है और ऐसे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबके सामने रखनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर नीलू जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नारी है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अब्यूजिंग देखे जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जो ट्रोल किया जाता है, वो किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज हम जब भी कोई किसी भी फील्ड पर सोशल मीडिया को उठाकर देखते हैं तो एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चाएं अपने आप में बहुत ही गर्व का भाव महसूस कराती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रील्स, कुछ ऐसी वीडियोस देखकर हमें अपने स्त्री होने पर शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो ऐसी महिलाओं को भी ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, समाज को हम क्या परोस रहे हैं। और हम अपने उत्तर प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी के माध्यम से सुरक्षा का जो भाव है वो महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ भरा जा रहा है। हम बहुत ही सुरक्षा का भाव है जो एहसास कर पा रहे हैं, और आज रात देर होने पर भी हम घर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ चौकसी है। हर थाने पर महिला हेल्प डेस्क है जहां पर उन सभी समस्याओं को हम गुप्त तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं जो हम घर पर या अपने किसी नोन से कहने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो महिलाओं को ये चीज़ों को समझना चाहिए कि हमारे चारों तरफ किस तरीके का परिवेश है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिकता की दौड़ में भागीदारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज के इस चर्चा के विषय में आप सब ने बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात को प्रखरता से रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और चलिए देखिए, नारी का समाज में मान है, नारी की अपनी ताकत है और ऐसे में नारी की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस चर्चा को मेरे साथ यही विराम देते हैं। जय हिंद।